Hello, good afternoon, everyone. Welcome to TCS Academy. My name is Kalyani Upadhyay. As you know, I am your sociology educator. तो चलिए हम लोग PYQs की सीरीज कंटिन्यू करते हैं और चलिए सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ जाती हूँ ताकि आप भी क्वेश्चन अच्छे से देख पाए. Who among the following contended that all the structures are indispensable? किसने ये बोला है कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये इंडिस्पेंसिबल है टू द वर्किंग ऑफ ऑल सिस्टम? ये कौन कहता है? एमएल दुर्खिम, बेबर, एआर रेडक्लिफ ब्राउन, टलकट पार्सन. बताइए, ट्राई करिए सॉल्व करने का. ये क्वेश्चन इजी है और डायरेक्ट आया है, घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. आप इसको ट्राई करेंगे तो आंसर कर सकते हैं. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टलकट. एक सेकेंड. द राइट आंसर विल बी टलकट पार्सन्स. हमारा सही आंसर क्या होगा? टलकट पार्सन. क्योंकि टलकट पार्सन ने जो उन्होंने सोशल सिस्टम की बात की है, सोशल सिस्टम में वो बताते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है और इंस्टीट्यूशंस है, पार्सन्स अपने सोशल सिस्टम में सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस को बताते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में, सोशल सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये लोग, जो सोशल स्ट्रक्चर है और इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं. क्यों? ताकि सोशल सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए. निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सभी संरचनाएं किसी भी प्रणाली के कार्य के लिए अनिवार्य होती हैं? तो राइट आंसर विल बी टलकट पार्सन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक कौन सी है? यहाँ क्या होगा? स्ट्रक्चर. ये हमने कल भी सॉल्व किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है. आंसर बताने का ट्राई करिए. हु रोट द बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी? हिंदी में देख लेते हैं. फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर क्या होगा? दुर्खिम, बेबर, या रेडक्लिफ ब्राउन, टलकट पार्सन्स. ट्राई करिए सॉल्व करने का. ये इजी क्वेश्चन है. कल भी हमने ये इस टॉपिक को थोड़ा सा देखा था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर बुक किसने लिखी थी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी. सो द राइट आंसर इज A.R. ब्राउन. क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन. द राइट आंसर विल बी रेडक्लिफ ब्राउन. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ऐसे ही PYQs पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कूला एक्सचेंज. कूला एक्सचेंज इनमें से किससे एसोसिएटेड है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कूला एक्सचेंज में किसकी स्टडी थी. कूला एक्सचेंज में किस थिंकर की स्टडी थी? द राइट आंसर विल बी मेलिनोस्की. मेलिनोस्की ने कूला रिंग पर स्टडी की थी. उन्होंने मैजिक को सेक्रेड और साइंस को प्रोफेन बताया था. ये कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है कोटेशन से कि मैजिक को सेक्रेड और साइंस को प्रोफेन किसने बताया है. ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं. टिपोकिपियंस, ट्रॉब्रीलैंड आइसलैंडर, क्रू ट्राइब्स, अजांडे ट्राइब्स. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉब्रीलैंड आइसलैंडर्स. बी विल बी द सेकेंड, बी विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, ट्रॉब्रीलैंड द्वीपवासी. हिंदी में देख लेते हैं. कुला विनय में किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो गया? ट्रॉब्रीलैंड द्वीपवासी. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. जो क्या है? फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन किसने प्रोपाउंड की है? जो फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है वो किसने प्रोपाउंड की है? देख लीजिए क्वेश्चन, ट्राई करिए सॉल्व करने का अपने एंड से. डेविस एंड पार्सन्स, डेविस एंड मूरे, पार्सन्स एंड रॉस, गुडे एंड हर्ट. तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डेविस एंड मूरे.
विल्बर्ट डेविस एंड मूरे, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूरे। उन्होंने सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो एक आर्टिकल लिखा था, बुक लिखी थी, उस पे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। उस पे क्या बताते हैं वो कि सोशल इनइक्वालिटी नेसेसरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। कुछ फॉर्म ऑफ जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी और बताया था कि ये भी जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है वो इंपॉर्टेंट है क्यों, सोसाइटी के फंक्शनिंग में। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ स्लेव सिस्टम इज ऑलवेज। ये कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है कि स्लेव सिस्टम का बेसिस क्या है हमेशा से? तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कस्टम, सोशल नीड। हिंदी में पढ़ देती हूँ, गुलामी प्रणाली का आधार हमेशा क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। राइट आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक। ऑल्दो पॉलिटिकल, कस्टम, सोशल नीड भी क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, स्लेवरी को इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देते हैं, लेजिटिमाइज कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या होता है कि जो स्लेव रहते हैं वो चीप लेबर का काम करते हैं स्लेव ओनर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें रेलिवेंट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, इकोनॉमिक। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज द स्टेट ऑरिजिनेट्स and continues to exist for the sake of the best life। ये किसका ओपिनियन है, हमें क्या बताना है, the state originates and continues to exist for the sake of the best life। whose opinion is this? हिंदी में पढ़ देती हूँ, राज्य का उत्पत्ति और अस्तित्व सर्वोत्तम जीवन के लिए होता है। ये किसका मत है, एरिस्टोटल, सी राइट मिल्स, राल्फ डाल और विल्फ्रेडो पेरेटो। यहाँ W नहीं होगा, V होगा, विल्फ्रेडो पेरेटो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट कहा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मार्क्स वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स आर एलिनेटेड फ्रॉम द। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी संरचना में श्रमिक किससे अलग थलग पड़ जाते हैं, प्रोडक्ट से, वर्कर से, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से, फैमिली मेंबर से। आपके कोड्स दिए हुए हैं तो सही आंसर चूज करने का ट्राई करिए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट। जो एलिनेशन में मार्क्स ने बताया है कि वर्कर्स जो रहते हैं अपने प्रोडक्ट से एलिनेट हो जाते हैं, अपने सहकर्मी से, मतलब जो उनके को वर्कर्स रहते हैं उनसे भी एलिनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना काम में बिजी रहते हैं कि वो अपने सहकर्मियों से इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते। उनके बीच कंपटीशन एग्जिस्ट करता है कि कौन ज्यादा काम करेगा, किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से क्यों एलिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है इसमें उनको ऐसा काम मिलता है जो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट वाला नहीं होता, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ला पाते हैं और वो कहीं ना कहीं उसको बिना मन के करते हैं, इसलिए वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से भी एलिनेट हो जाते हैं। फैमिली मेंबर्स क्यों एलिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो घर पे बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाते, खुद से एलिनेट होने लग जाते हैं, अपने आप में भी इंटरेस्ट नहीं रखते वो लोग, कहीं ना कहीं वो एकदम से वो काम में फंस जाते हैं कि हमें सुबह काम पे जाना है, दिन भर काम करना है, आके मैं अपनी फैमिली को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, अपना इंटरेस्ट खो रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली मेंबर से भी एलिनेट होने लग जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। उत्पाद से, सहकर्मी से, उत्पादक गतिविधियां से, परिवार के सदस्यों से, इन सभी से क्या हो जाते हैं, वो अलग थलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recent Marxist inspired theorists have argued what? सबसे पहला क्या बोल रहा है ऑप्शन, डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल लिविंग विद द लेगेसी ऑफ वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। मतलब अभी भी हम क्या कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं कि वेस्टर्न आइडियाज को ही फॉलो कर रहे हैं, अभी भी हम एज अ कॉलोनी ही बिहेव कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा सॉवरेन नहीं हो पाए हैं। सेकंड क्या है, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रांसेंडेंस इंडिविजुअल नेशन स्टेट।
पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था राष्ट्र राज्यों से परे है। क्यों? क्योंकि ये अक्रॉस नेशनल बॉर्डर होता है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था ट्रांसनेशनलिज्म के बारे में, ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही उन्होंने बताया कि कैपिटलिस्ट में जो ट्रेड होता है, एक्सचेंज होता है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, वो नेशनल बॉर्डर में नहीं होती, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर में होती। मतलब दो कंट्रीज के बीच या फिर बहुत सारी कंट्रीज के बीच, ठीक है, कंट्रीज के बीच, सॉरी। एंड द थर्ड इज, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। And the third is Eurocentric explanation of international political economy are open to serious objection. हमेशा वेस्टर्न बायसनेस देखा गया है किसी भी पॉलिटिकल डोमिनेशन में, जैसे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी वेस्ट से लिया गया है, फिर वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ यूके, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूएसए का कॉन्सेप्ट है, तो उसी को हम लोग ऑप्ट कर लेते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या है, किसका सबसे ज्यादा बायसनेस देखा जाता है? वेस्टर्न बायसनेस। जो इधर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इनका कोई रोल ही नहीं इसमें, ये कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं उसको वेस्टर्न वाले नहीं फॉलो करते, नहीं इंप्लीमेंट करते, लेकिन हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट आइडिया में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोसाइटी हैज पास थ्रू द 3 स्टेजेस। सोसाइटी 3 स्टेजेस से पास हुई है उसके डेवलपमेंट में, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव स्टेज। इनकी बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, फर्डिनेंड टोनिस, अगस्त कॉम्टे। तो इसका आंसर देने का ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फाउंडिंग फादर से ही क्वेश्चन आया है। सो द राइट आंसर विल बी अगस्त कॉम्टे। उन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे, दैट इज थियोलॉजिकल, metaphysical, and then positive। थियोलॉजिकल के भी उन्होंने 3 टाइप्स बताए थे, जो आपका होमवर्क है कि आप देख के आएंगे, ठीक है, आप जाके देखेंगे कि थियोलॉजिकल के उन्होंने और क्या 3 स्टेजेस बताए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who viewed corporate groups in relation to authority and termed it as Barbent? किस कारपोरेट समूह का अधिकार से जोड़कर उसे बर्बेंड कहा? हॉब्सबॉम, सर हेनरी मेन, बेवर, नन। ट्राई करिए। द राइट आंसर विल बी बेवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेवर। मैक्स वेबर इसकी बात करते हैं। कॉर्पोरेट ग्रुप को वो किससे रिलेट करते हैं? अथॉरिटी से। फिर बर्बेंड को कॉन्सेप्ट देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। So we are moving towards the next question. The next question is, which one of the following is the first stage of the evolution of an institution? अगर institution जब डेवलप हुआ तो फर्स्ट स्टेज उसका क्या था? कैसे इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ? इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाते हैं, जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये सब जब इवॉल्व हो रहे थे तो फर्स्ट स्टेज क्या था इसका? ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कलेक्टिव एक्सपीरियंस, मोरेज। हिंदी में पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था के विकास का पहला चरण है? परंपरा, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, नैतिक आचार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्टिव एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि जब लोग कलेक्टिवली फील करने लग जाएंगे, कलेक्टिवली अपने आप को एक जैसा मानेंगे, इनके इंटरेस्ट सेम हो जाएंगे, तभी किसी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन होगा, डेवलप होगा कोई इंस्टीट्यूशन। जब लोग की जो कलेक्टिव फीलिंग होगी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, तभी कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी कलेक्टिव एक्सपीरियंस। जब उनका एक्सपीरियंस सेम होगा, वो लोग एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे। Now the next question is, identify the particular element that dominates in the material culture। हमने कल्चर का टॉपिक पढ़ा है। कल्चर के टॉपिक में हम 2 टाइप के कल्चर पढ़ते हैं। एक क्या होता है? मटेरियल कल्चर,
एक क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर, जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं वो नॉन मटेरियल कल्चर में आ जाते हैं, जैसे रिचुअल्स जो फिजिकल नहीं होते, फिजिकली टच नहीं कर सकते उन लोग को, आइडियाज, वैल्यूज, ये सब किस में आ जाते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर में। लेकिन मटेरियल कल्चर में क्या आ जाते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, रिसोर्सेस, जैसे कि जो चीजें हम यूज कर रहे हैं तो सब किस में आएगा, मटेरियल कल्चर में ना। जैसे जो जो हम वर्शिप के लिए यूज करते हैं, टेम्पल्स, जो हमारे ट्रेडिशन में है, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं है, कॉन्क्रीट में है, ठीक है। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डोमिनेट कर रहा है मटेरियल कल्चर में, रिलीजन एंड मॉरलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कस्टम एंड ट्रेडिशन, फोक वेज। तो फोक वेज तो एब्स्ट्रैक्ट है, कस्टम एंड ट्रेडिशन को भी हम नहीं देख सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं, रिलीजन एंड मॉरलिटी को भी हम टच नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर क्यों, क्योंकि इसी से अलग अलग चीजों का इन्वेंशन होता है, डेवलपमेंट होता है फिजिकल चीजों का, ठीक है। हिंदी में देख देती हूँ। भौतिक संस्कृति में प्रमुख तत्व क्या होते हैं, धर्म और नैतिकता, विज्ञान और प्रौद्योगिक, प्रथा एवं परंपरा, लोकाचार। ठीक है, समझ आया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इट वाज द फाउंडर ऑफ, किसके फाउंडर है वो, पॉजिटिव मूवमेंट दैट अचीव्ड रिकॉग्नाइजेशन एज अ फिलोसोफर। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव स्टेज, ये सब की बातें सबसे पहले कौन करते हैं, पॉजिटिव फिलोसफी की सब, पॉजिटिविज्म, ये सब की बातें स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन करते हैं, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे क्या है, फादर हैं। सोशियोलॉजी के फादर कौन है, अगस्त कॉम्टे। इन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड कब कॉइन किया था, यह भी क्वेश्चन आ चुका है 2023 में कि इन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड कब कॉइन किया था, 1839। कुछ बुक में 1838 भी लिखा रहता है, तो डोंट कंफ्यूज विद इट, ठीक है। हिंदी में पढ़ देती हूँ। पॉजिटिव मूवमेंट के संस्थापक के रूप में ने दार्शनिक की पहचान प्राप्त की, और यद्यपि आधुनिक समाजशास्त्री उनके सिद्धांतों को केवल रोचक कल्पनाएं मानते हैं, वे इस बात को स्वीकारते हैं कि उन्होंने समाज के वस्तुनिष्ठ व व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता दिखाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन why Marx cannot be rejected because of his ideological orientation। मार्क्स को क्यों नहीं रिजेक्ट किया गया। मार्क्सिज्म इज, ऑप्शन देख लेते हैं। मार्क्सिज्म इज द ओनली सोशियोलॉजिकल थ्योरी दैट इज आइडियोलॉजिकली बायस्ड। आइडियोलॉजिकली क्या है, बायस्ड है। मार्क्स इज द थ्योरी ऑफ डिफरेंट पाथ ऑफ थिंकिंग ऑफ रियलिटी। मार्क्स argued that a violent overthrow of capitalism is the only way to end exploitation। वायलेंट की बात तो वो करते ही नहीं है, ओवरथ्रो करने की बात करते हैं, लेकिन वायलेंट की बात नहीं करते हैं, वायलेंट। नाउ मार्क्स वाज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्ट, नॉट ए ब्लडथर्स्टी रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, वो सिर्फ ये प्रोलेटेरिएट के हक के लिए बात करते हैं, ये नहीं कि वो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर क्या होगा, सेकेंड एंड फोर्थ। क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मार्क्स इज द थ्योरी ऑफ डिफरेंट पाथ ऑफ थिंकिंग ऑफ रियलिटी। वो रियलिटी को किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सभी थिंकर की अपनी पर्सपेक्टिव होता है, कुछ थिंकर फंक्शनलिस्ट में आते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट होते हैं, कुछ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से बिलोंग करते हैं। तो ये उनका थिंकिंग ऑफ रियलिटी कुछ अलग था, डिफरेंट पाथ वो फॉलो करते थे। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि वायलेंट की बात वो करते नहीं है। फर्स्ट क्यों नहीं, कि मार्क्स इज द ओनली सोशियोलॉजिकल थ्योरी दैट इज आइडियोलॉजिकली बाइस्ड, वो बाइस्ड नहीं थे। ठीक है, तो राइट आंसर, वो सिर्फ प्रोलेटेरिएट के फेवर में इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। वो एक सोशलिस्ट स्टेट क्या करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। क्यों,
क्योंकि जब सोशलिस्ट स्टेट बन जाएगा तो सबके पास इक्वल राइट्स रहेंगे, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, जैसे कि अभी के कैपिटलिस्ट टाइम में हो रहा है कि जो बुर्जुआस क्लास है वो प्रोलेटेरिएट को क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है। तो ऐसा जब सोशलिस्ट स्टेट बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, तब ऐसा नहीं होगा, तब सबके पास इक्वल राइट्स, इक्वल रिसोर्सेज सब रहेंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी ओनली 2 and 4। ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ मार्क्स आर्ग्यूज, what would Marx argue needs to happen to transform a society's culture? सोसाइटी के कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मार्क्स क्या आर्ग्यू करते हैं? हिंदी में पढ़ देती हूँ। मार्क्स के अनुसार किसी समाज की संस्कृति को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले का है द इकोनॉमिक फाउंडेशन वुड हैव टू बी चेंज्ड, न्यू टेक्नोलॉजीज वुड नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वुड नीड टू बी चेंज, द इकोनॉमिक फाउंडेशन वुड रिमेन द सेम। ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो इकोनॉमी को क्या करना चाहते हैं, सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या करना चाहते हैं, ये पूरा जो सिस्टम है कैपिटलिज्म का, बुर्जुआस प्रोलेटेरिएट रिलेशन, ये सबको खत्म करना चाहते हैं। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वो बेस में नहीं काउंट करते, वो सिर्फ इकोनॉमी को बेस पे काउंट करते हैं। तो अगर बेस चेंज होगा तो सुपर स्ट्रक्चर अपने आप ही चेंज होगा, तो सेकंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल किस में आ जाता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। फिर न्यू टेक्नोलॉजीज वुड नीड टू बी इंट्रोड्यूस, अगर और न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज होंगी तो ये किसका फायदा होगा, बुर्जुआस क्लास का, वो और एक्सप्लॉइट कर पाएंगे प्रोलेटेरिएट क्लास को। ठीक है, फर्स्ट द इकोनॉमिक फाउंडेशन वुड हैव टू बी चेंज, अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाए, बेस चेंज कर दिया जाए, तो बुर्जुआस प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा, लास्ट में सोशलिस्ट स्टेट फॉर्म होगा, और क्या होगा, सबके पास इक्वल एक्सेस हो जाएगा रिसोर्सेस का, और फिर सबके पास इक्वल राइट होगा। ठीक है, तो यही तो वो चाहते थे कि इकोनॉमी में हम चेंज लाए, रिवॉल्यूशन करें, प्रोलेटेरिएट बुर्जुआस के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दें। क्यों, क्योंकि बुर्जुआस हमेशा से ही, जब से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया है, तो बुर्जुआस प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट ही करते जा रहे हैं। इससे वो क्या हो गए, एलिनेट हो गए हैं अपने आप से, अपने कोवर्कर से, अपने फैमिली मेंबर से, इवन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे खुद भी एलिनेट हो गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट द इकोनॉमिक फाउंडेशन वुड हैव टू बी चेंज, आर्थिक आधार को बदलना होगा। मार्क्स के अनुसार किसी समाज के संस्कृति को बदलने के लिए क्या आवश्यक है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक आधार को बदलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ सोशियोलॉजी इनटू सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक्स वाज डन बाय, सोशियोलॉजी को सोशल स्टैटिक्स डायनेमिक्स में कौन डिवाइड करता है, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स में सोशियोलॉजी को कौन डिवाइड करता है? तो राइट आंसर कौन होगा, हमारे फाउंडिंग फादर, दैट इज हमारे जो सोशियोलॉजी के फादर हैं वो कौन है, अगस्त कोम्टे। उन्होंने ही सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक्स में सोशियोलॉजी को डिवाइड किया था। अगर क्वेश्चन आए सोशल स्टैटिक्स बुक किसने लिखी है, देन बी नॉट गो विद द अगस्त कोम्टे। सोशल स्टैटिक्स अगर बुक पूछ ली जाए तब हम अगस्त कोम्टे के साथ नहीं जाएंगे, तब हम आंसर क्या टिक करेंगे, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। सोशल स्टैटिक्स बुक किसने लिखी, हर्बर्ट स्पेंसर ले, लेकिन सोशियोलॉजी को सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स में कौन डिवाइड करता है, अगस्त कोम्टे। नाउ क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट इज नॉट। मैंने कल भी बताया था कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें उन्हें क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें हम ध्यान से देख पाए कि नॉट वर्ड है या नहीं है, क्योंकि कई कई बार हम नॉट वर्ड को ना देख के कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इससे हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडिटी relies on repressive type of sanction. Religion is a unified system of beliefs and practice. ये सही है। Totem is the source of moral life of the group or clan. सही है। None of the above नहीं होगा। अब कल हम जब
कल वाला जो मेरा PYQ सेशन है जिन्होंने देखा है, जिन लोगों ने भी, अब आगे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था, एक क्वेश्चन था तो कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में रिप्रेसिव लॉ नहीं होता है, रिप्रेसिव लॉ नहीं होता है, इसमें रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है, रेस्टिट्यूटिव लॉ। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या होता है? रेस्टिट्यूटिव लॉ। वेयर एज रिप्रेसिव लॉ किसमें होता है? मैकेनिकल सॉलिडरिटी में। रिप्रेसिव लॉ किसमें होता है? मैकेनिकल सॉलिडरिटी में। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है, रिप्रेसिव नहीं होता है। रिप्रेसिव किसमें होता है? मैकेनिकल सॉलिडरिटी में। तो इस क्वेश्चन में आपको डाउट होना नहीं चाहिए। एक बार और क्लियर कर देती हूँ। देखिए, दो टाइप की सॉलिडरिटी की बात करते हैं। एक होता है, ये ऑर्गेनिक, एक मैकेनिकल। मैकेनिकल इधर रहता है, मैकेनिकल पहले रहता है, इसमें कलेक्टिव कॉन्सियसनेस रहता है। कलेक्टिव क्या होता है? कॉन्सियसनेस। इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसमें रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है, इसमें रिप्रेसिव लॉ होता है। देन अगेन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, राइट आंसर टिक करिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न के अकॉर्डिंग, विच इज नॉट देख लीजिए, इंक्लूडेड इन द 4 स्टेजेस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कौन से इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है जो 4 स्टेजेस में आता हो? जब ऑकबर्न ने क्या दिया है? 4 स्टेजेस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट में इसमें से कौन सा नहीं है 4 स्टेजेस में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन। ना इन्वेंशन होगा, ना डिफ्यूजन होगा, ना एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि जब ऑकबर्न अपने 4 स्टेजेस की बात करते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट की, तो इनमें से इन्वेंशन भी इंक्लूड करते हैं, डिफ्यूजन भी इंक्लूड करते हैं, एडजस्टमेंट भी इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड नहीं करते? एसिमिलेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दोनों में से हमें क्या करना है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड आउट करना है कि या तो दो स्टेटमेंट सही है, या फिर एक सही है, या फिर दूसरा सही है, ठीक है। पढ़ने का ट्राई करिए, सॉल्व करने का ट्राई करिए अपने एंड से। पहला क्या बोल रहा है? मेलिनोस्की रिसीव्ड फेम आफ्टर राइटिंग एन आर्टिकल इन नेचर टाइटल साइकोएनालिसिस एंड एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड क्या है? He explained that Trobrill and Icelander follow a matrilineal system. Option है only one, only two, both one and two, none of these. चलिए तो आंसर देखते हैं। राइट आंसर फर्स्ट तो सही है कि मेलिनोस्की को फेम किससे मिला था? जब वो नेचर टाइटल साइकोएनालिसिस और एंथ्रोपोलॉजी लिखे थे। फिर ट्रॉब्रिल एंड आइसलैंडर मैट्रिलिनियल सोसाइटी ही है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी ही है, मैट्रिलिनियल सिस्टम ही फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। जिनको समझ नहीं आया हो वो हिंदी वर्जन देख लीजिए, अगर इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम है तो। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम असर्शन पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर रीजन में पढ़ेंगे कि उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, और अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो हम ऐसे जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या अप्रोच लेते हैं? हम बीच में बिकॉज लगा लेते हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो वो क्योंकि लगा के पढ़े, ठीक है। अब assertion पढ़ते हैं। मर्टन uses the progress of achieving the American dream as an example of strength theory। अमेरिकन ड्रीम की बात मर्टन करते हैं, उसमें उन्होंने क्या बोला है? मर्टन uses the progress of achieving the American dream as an example of strength theory। स्ट्रेंथ थ्योरी का एग्जाम्पल देते हैं किसके थ्रू? वो अमेरिकन ड्रीम के थ्रू। Now the reason, because if an individual can't achieve this, it can prove frustrating and may lead to illegal escape routes और एंगर बेस्ड डिलिक्वेंसी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा?
तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। ए आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्यों? क्योंकि इफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट अचीव दिस, अगर इंडिविजुअल उसको अचीव नहीं कर पाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहीं ना कहीं मे लीड टू इलीगल एस्केप, अलग रास्ता उठाता है, अलग रास्ते की ओर जाता है। एंगर अपने एंगर से ये शो करता है। अगर वो अमेरिकन ड्रीम नहीं अचीव कर पाता तो उसके अंदर एंगर की फीलिंग आ जाती है, वो कोई अलग रूट से एस्केप करने का ट्राई करता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अनुसार द ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ की स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनेबलिंग पीपल टू इंटरप्रेट एक्सपीरियंस। बताइए इसकी बात कौन करते हैं? ह्यूमन माइंड में सबसे ज्यादा काम किसका है? बताइए, आंसर करने का ट्राई कीजिए। ह्यूमन माइंड में दो पार्ट्स की बात कौन करते हैं कि दो मूड होते हैं, रॉ एंड कुक्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, लेवी-स्ट्रॉस। लेवी-स्ट्रॉस किसका बात करते हैं, रॉ एंड कुक्ड की, रॉ एंड कुक्ड की, ब्लैक एंड व्हाइट की। ठीक है, उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट किस पे दिया है, किस बुक से इंस्पायर है ये कॉन्सेप्ट, द सैवेज माइंड। क्या बोलते हैं, जो सैवेज माइंड भी ह्यूमन माइंड की तरह ही सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। जो सैवेज माइंड है, जिसको हम सैवेज माइंड कंसीडर कर रहे हैं जिन लोगों को, उनका माइंड भी और नॉर्मल पीपल के माइंड का जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम है। लेवी-स्ट्रॉस किससे एसोसिएटेड है, स्ट्रक्चरलिज्म से। स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नाउ assertion इज, ये भी assertion बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी सेक्सुअलिटी वाज टाइटली टाइड टू रिप्रोडक्शन प्रोक्रिएशन, whereas in modern society it has been separated। क्यों सेपरेट हो गया? क्योंकि अब हम सेक्सुअलिटी को अपनी इंटीमेसी रिलेशन या फिर अपने मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे उसको लिंक करते हैं, ना कि सिर्फ इसका मतलब है प्रोक्रिएशन रिप्रोडक्शन। रीजन, अब इसका रीजन क्या दिया गया है, बिकॉज हिस्टोरिकली नोशंस ऑफ जेंडर हैव बीन ऑलवेज रिमेन्ड स्टैटिक। रीजन तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि जो नोशन ऑफ जेंडर है, नोशन ऑफ जेंडर वो इवॉल्व हुआ है, उसका इवोल्यूशन हुआ है, ना कि हमेशा से स्टैटिक रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है और ये रीजन भी नहीं है। तो क्या देख लेंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। assertion ट्रू है लेकिन रीजन क्या है इसका, फॉल्स है। हिंदी में देख लेते हैं, पारंपरिक समाजों में लैंगिकता प्रजनन से जुड़ी होती थी, जबकि आधुनिक समाज में यह अलग हो गई है। क्यों? ऐतिहासिक रूप से लिंग की धारणाएं हमेशा स्थिर रही है। गलत है, क्योंकि अब क्या था, ये स्थिर नहीं था, इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि जो सेक्सुअलिटी है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन से पहले, सिर्फ सेक्सुअलिटी का मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेट किया जाता था। सेक्सुअलिटी किसके साथ टाई किया जाता था, रिप्रोडक्शन के साथ। लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं रह गया है। मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल का क्या है, कॉल, इंडिविजुअल का कॉल है कि वो इसे कैसे देख रहा है, फॉर इंटीमेसी या फिर रिप्रोडक्शन या फिर उसके अपने फैसले हैं, अपने डिसीजंस है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एजुकेशन।
इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रॉपर एजुकेशन के फंक्शंस बता रहा है? सबसे पहले ऑप्शन क्या है? इट इज एन एजेंट ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? एजुकेशन के थ्रू। ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहे हैं? इट इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इट इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले हम जब अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, तो हमें नहीं पता होता है कि हमें सोसाइटी पे कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है। लेकिन वहीं जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बताया जाता है कैसे क्लास में बैठना है, टीचर से कैसे बिहेव करना है, एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है। तो जो काइंड ऑफ सोशलाइजेशन है, तो ये भी सही पॉइंट हो जाएगा। Now, the third point is, it is an instrument of knowledge. एजुकेशन का मेन पर्पस ही है नॉलेज ट्रांसमिशन, नॉलेज गेन करना। ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन। जो टीचर को आता है वो बच्चों को सिखाएंगे, इसको पास ऑन करेंगे कि हाँ मेरे पास इतना नॉलेज है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपके पास भी नॉलेज जाएगा। ठीक है। इट डज नॉट परमिट चेंज। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एजुकेशन एक कैटलिस्ट है सोशल चेंज के लिए। तो ये वाला पॉइंट क्या है? उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत। फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। तो फोर्थ से जिसमें है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हिंदी में देख लीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अब क्या बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि कल्चर रिफर्स टू द बिलीफ्स, वैल्यूज एंड एक्सप्रेसिव सिंबल्स दैट एनी ग्रुप होल्ड्स इन कॉमन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? कल्चर डिटरमाइंस द वेज बाय विच पीपल ऑर्गेनाइज देयर एक्सपीरियंस एंड गाइड्स सोशल बिहेवियर। गाइड करता है क्या? हमारे सोशल बिहेवियर को। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर राइट। एक बार और देख लीजिए जिनको डाउट है। कल्चर रिफर्स टू द बिलीफ। कल्चर में क्या किया जाता है? हमारे बिलीव्स, वैल्यूज, एक्सप्रेसिव सिंबल्स दैट एनी ग्रुप होल्ड्स इन कॉमन। किसी अगर हमारा कल्चर सेम है तो हम जितने भी मेंबर्स रहेंगे उस ग्रुप पे सबका कल्चर सेम रहेगा, सबके बिलीव्स, वैल्यूज, एक्सपीरियंस सेम रहेंगे। फिर culture determines the way by which people organize their experiences and guide social behavior। हमारे एक्सपीरियंस कैसे रहेंगे कल्चर डिटरमाइन करता है। इवन हमारे बिहेवियर, हमारा नॉर्म्स, कस्टम, हम कैसे रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? कल्चर। जैसे कि हर जितने भी रिलीजन रहते हैं या फिर सॉरी एक रीजन का एक प्रॉपर कल्चर है कि जैसे इधर का जो कल्चर है कि लड़कियां एल्डर्स के गर्ल चाइल्ड जो है वो एल्डर्स के फीट टच करेंगे ब्लेसिंग के लिए। लेकिन कई जगह होता है कि लड़कियों को पैर टच नहीं करने दिया जाता, फीट टच नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि लड़कियों को देवी माना जाता है। तो ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। तो कल्चर हमारे बिहेवियर्स को गाइड करता है। ठीक है, समझ आया? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नाउ ये कल्चर इंडस्ट्री किससे एसोसिएटेड है? क्रिटिकल स्कूल से, दैट इज फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The culture industry, critical theorists argue, producers are which is administered dash. Producers are dash, which is administered non-spontaneous, refilled, phony culture. तो क्या होगा आंसर? सब कल्चर, कल्चर लैग, मास कल्चर, कल्चर ट्रेड्स। The right answer will be मास कल्चर। कल्चर इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में जो हमारे क्रिटिकल स्कूल के थिंकर हैं जैसे हॉर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, ये क्या बताते हैं कि हमारा जो मीडिया है, मास मीडिया है, वो क्या करता है? मास कल्चर को प्रोपोगेट करता है। मास कल्चर को, कल्चर इंडस्ट्री में क्या होता है? मास कल्चर को प्रोपोगेट किया जाता है। कल्चर क्या करता है? मास मीडिया जो कल्चर, डोमिनेट कल्चर, उसको प्रोड्यूस कर रहा है और सब जगह क्या कर रहा है? फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है। इससे क्या होता है? जो छोटे छोटे कल्चर होते हैं, जो रीजनल वाइज कल्चर होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर हुए या फिर कोई स्मॉल कम्युनिटी के कल्चर हुए,
तो वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं इस डोमिनेंट कल्चर के अंदर पे। डोमिनेंट कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके वो कहीं ना कहीं अपना जो आइडेंटिटी है वो खो देते हैं। यही कल्चर इंडस्ट्री है। इसको क्रिटिकली वो एक्सप्लेन करते हैं। क्रिटिकली कैसे कि मास मीडिया का क्या काम है कि मास कल्चर को प्रोपोगेट करना, लेकिन इससे क्या लॉस है कि जो लोकल कल्चर है या फिर जो स्मॉल कल्चर है, किसी स्मॉल कम्युनिटी का कल्चर है, वो कहीं ना कहीं मास कल्चर के अंडर में इन्फ्लुएंस में आके दब जाता है, छिप जाता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। क्रिटिकल थ्योरिस्ट का तर्क है कि संस्कृति उद्योग एक ऐसी उत्पन्न करता है जो प्रशासित, अस्वाभाविक, जड़वत और कृत्रिम होती है। उपसंस्कृति, सांस्कृतिक पिछड़ापन, जन संस्कृति, सांस्कृतिक लक्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा? जन संस्कृति, मास कल्चर। मास कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर छोटे मोटे कल्चर विलुप्त हो जाते हैं, और इसको प्रोपोगेट कौन करता है? मास मीडिया। Now moving toward the next question, which of the following न्यू रिलीजियस मूवमेंट के टाइप्स बताए हैं रॉय वॉलिस? अब बताते हैं कि इन चारों में से कौन सा न्यू सोशल मूवमेंट का टाइप नहीं है। वर्ल्ड रिजेक्टिंग, वर्ल्ड अकोमोडेटिंग, वर्ल्ड अफर्मिंग, वर्ल्ड असिमिलेटिंग। ट्राई करिए सॉल्व करने का, अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी। The right answer will be, बताइए, वर्ल्ड एसिमिलेटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एसिमिलेटिंग। वो वर्ल्ड रिजेक्टिंग की बात करते हैं, वर्ल्ड अकोमोडेटिंग की बात करते हैं, वर्ल्ड अफर्मिंग की बात करते हैं, लेकिन वर्ल्ड एसिमिलेटिंग की बात नहीं करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, वही है। अब R.W. कॉर्नेल ने टाइप्स ऑफ मस्कुलिनिटी बताई थी। R.W. कॉर्नेल ने टाइप्स ऑफ मस्कुलिनिटी बताई थी, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कॉम्प्लिसिट मस्कुलिनिटी, सबऑर्डिनेटेड मस्कुलिनिटी, एम्फेसाइज्ड मस्कुलिनिटी, हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी। तो राइट आंसर क्या होगा? आपने ये सब पढ़ा होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फेसाइज्ड मस्कुलिनिटी। ठीक है, एम्फेसाइज्ड मस्कुलिनिटी की बात वो नहीं करते हैं, उभारित मर्दानगी की बात वो नहीं करते हैं। कौन? R.W. कॉर्नेल। ये क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है? सिविलाइजेशन इज यूनिटरी वाइल कल्चर इज यूनिक एंड नॉन होमोलॉगस। सिविलाइजेशन यूनिटरी है, लेकिन कल्चर क्या है? यूनिक होता है, सबका होमोलॉगस होता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सिविलाइजेशन इज होमोलॉगस एंड यूनिक वाइल कल्चर इज यूनिटरी। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ये इसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोज कर रहा है इस स्टेटमेंट को। इसका सेम अपोजिट क्या है? अपोज कर रहा है, इसका अपोजिट स्टेटमेंट दिया गया है, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। क्वेश्चन तो अगर नहीं भी रिपीट हो रहा है तो उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट्स जो आप भूल रहे हैं या फिर याद नहीं कर पाए या फिर पहले नहीं पढ़े, तो वो उनको कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए, ताकि अगर भले क्वेश्चन रिपीट ना हो तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा ही। अगर आप वो क्वेश्चन देखेंगे इन फर्दर एग्जाम में, फ्यूचर एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? उसको याद करके टिक कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।